हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं भी बहुत मस्त हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल फोन से स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या टॉपिक है, वो कोई टॉपिक नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक स्टोरी के टाइप की सुनाऊंगा, क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर 2 की। ठीक है, चैप्टर 2 की, सॉरी मैंने थर्ड शायद ऐसे बोला था, चैप्टर 2 की। ठीक है, तो चैप्टर 2 मैंने पहले से ऑलरेडी करा रखा है, लेकिन वो जो करा रखा है वो क्या है, डिटेल्ड में करा रखा है। वो आपको अगर आपको थ्योरी के बेस पे कुछ नॉलेज चाहिए तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल फोन से स्टडी के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ठीक है, तो आज जो मैं करा रहा हूँ वो है चैप्टर 2 हिस्ट्री का, क्लास 8 का। और स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि फ्रॉम, चैप्टर का क्या नाम है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड का मतलब आपको पता है, मैंने उस टाइम बहुत ही बार बकवास कर करके आपको बताया था कि ट्रेड का मतलब व्यापार व्यापार व्यापार, आपने कई बार सुना भी होगा, तो ये तो कॉमन है। टेरिटरी का मतलब होता है क्षेत्र, प्रांत, कोई क्षेत्र, छोटा सा क्षेत्र, उसको टेरिटरी कह सकते हैं। अब देखो, कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि 1599 में, कब, 1599 में एक कंपनी बनाई जाती है। कहां पे, ब्रिटेन में। उस कंपनी का नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो ईस्ट इंडिया कंपनी ना, उस टाइम में जो वहां की जो रानी थी, रानी एलिजाबेथ, उनसे ना उनको एक एकाधिकार मिल जाता है, मोनोपोली मिल जाता है, एक बोलते नहीं, एक विशेषाधिकार, एक पत्र टाइप का वो मिलता है उन्हें। वो लेके जाते, वो उनको मिल जाता है। और उसमें क्या लिखा होता है, उसमें ये लिखा होता है कि अब आप ईस्ट क्षेत्र में, अब देखो हम बोलते हैं यूरोपियन कंट्रीज, पश्चिमी सभ्यता, तो वो ईस्ट में होते हैं। वो उनको ये एक अधिकार में ये कहा जाता है कि आप किसी भी ईस्टर्न कंट्रीज में जाके, ईस्टर्न कंट्रीज का बेसिक मीनिंग यहाँ पर है एशियन कंट्रीज। क्या मीनिंग है, एशियन कंट्रीज। तो वहां जाके आप व्यापार कर सकते हो। और वो जब उनको एकाधिकार मिल जाता है तो उसका मतलब ये भी होता है कि कोई दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं कर सकती यहाँ पे आकर। ब्रिटेन की कंपनी, कोई भी, किसी और कंट्री की हो तो वो बात अलग है, लेकिन ब्रिटेन की दूसरी कोई कंपनी यहां नहीं आ सकती। ये उस टाइम के अकॉर्डिंग उस विशेषाधिकार में कहा गया था। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा और, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं नॉलेज को। तो ये था कि जब वो यहां पर आए, उनको एकाधिकार मिल गया, मर्सेंटाइल मिल गया। मर्सेंटाइल का मतलब होता है व्यापार करने का अधिकार। ठीक है, व्यापारिक, जिसे हम व्यापारिक भी कह सकते हैं। तो अधिकार मिल गया। तो जब वो यहां पर आए तो उनको लगा कि यार ठीक है, हम यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, हमारा बिजनेस सही चलेगा, यहाँ के लोगों को थोड़ा। तो यहाँ पर जब वो आए इंडिया में, तो वो सबसे पहले कहाँ है, बंगाल में आए। बंगाल से उन्होंने अपने जो व्यापार को तो धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। अब धीरे धीरे कैसे बढ़ाया कि पहले वो गए, अपने सामान के प्रचार प्रसार किया। उनका एक मोटिव ये था कि उनको लगता था कि यहाँ पर जो चीजें उपलब्ध हैं, रॉ मटेरियल उपलब्ध है, उनको बहुत ही सस्ते दामों में खरीदो, उनसे सामान तैयार करो और उसको यूरोपियन कंट्रीज में ले जाके बहुत ही ऊंचे दामों में बेचो। इसका क्या मतलब है, इसका पूरे का मतलब है प्रॉफिट। क्या मतलब है, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट का तो आप प्रॉफिट लाभ, वो तो इक्वल है, लेकिन उनके लिए लाभ ही सबसे ज्यादा जरूरी था। उनको ये मतलब नहीं था कि हम कितने का सामान खरीद रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो मोटिव था वो था, पर्पस क्या था, वो था प्रॉफिट कमाना। ठीक है, और क्या, और भी कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो ये चैप्टर बहुत लेंथी, अगर आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हो तो बहुत लेंथी है, आपको समझने में पढ़ने में, पहले तो पढ़ने में टाइम लगेगा, उसके बाद समझने में टाइम लगेगा। तो इसको बहुत ही ब्रीफली मैं समझा रहा हूँ और बहुत ही कम टाइम में आपको समझाऊंगा। जो शासक थे वहाँ के, बंगाल के, फॉर एन एग्जाम्पल वहाँ पर मुर्शिद कुली खान थे, फिर सिराजुद्दौला हुए, उसके बाद मीर जाफर, मीर कासिम, ये कई सारे नाम आप सुनोगे। जब आप चैप्टर रीड करोगे तो कई सारे नवाब्स के नाम आएंगे जो बंगाल के नवाब थे। तो उन्होंने ना धीरे धीरे समझ लिया कि ये जो कंपनी है, ये व्यापार तो ठीक है, व्यापार कर रही है, ठीक है, लेकिन साथ साथ ये यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रशासनिक कार्यों में भी दखल अंदाजी कर रही है। तो इससे उनको बुरा लगा और उन्होंने इसका विरोध किया अपने अपने ढंग से। उन्होंने कहा कि आप अपने काम से काम रखिए। कहने का मतलब ऐसा है कि अगर आप व्यापारिक उद्देश्य के लिए आए हो तो आप व्यापार करो ना, आप प्रशासनिक कार्य में क्यों घुस रहे हो। तो ये उन्होंने कहा, उस कंपनी के ऑफिशियल से कहा। तो ये बातें ना दोनों में क्या एक विरोध बन गया, क्या बन गया, विरोध। किसमें,
एक तो ये इधर कौन है, ये मान लो नवाब है और ये कंपनी है, तो इन दोनों में एक तरह का विरोध, कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष बन गया। तो इस संघर्ष की वजह से क्या हुआ, लड़ाइयों की स्थिति उत्पन्न होगी, युद्ध की स्थिति। और उसी में एक हमारा जो युद्ध आता है उसका नाम है द बैटल ऑफ प्लासी, जो प्लासी का युद्ध हम कहते हैं 1757 में। 1757 में ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध किनके बीच में हुआ था, ये हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, जो उस टाइम गवर्नर था, कहाँ का, वो बंगाल का गवर्नर नहीं था, वो मद्रास का था, मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था, ठीक है। तो वो वहां का गवर्नर था, तो उनके बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। और उसमें सिराजुद्दौला हार गया। क्या हुआ, हार गया। तो वो पहली लड़ाई थी जिसे हम कहते हैं कि यार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई थी वो 1757 में प्लासी का युद्ध। लेकिन वो उनके अपने जो रीजनल एरियाज थे उनको बचाने के लिए उन्होंने ये युद्ध किया था। तो इसी के आगे जब हम बढ़ते हैं तो अब क्या हुआ, सिराजुद्दौला को उन्होंने हरा दिया और उनका एक सेनापति था, उसका नाम था मीर जाफर। क्या नाम था, मीर जाफर। उन्होंने उसको राजा बना दिया, थोड़े ब्राइब, रिश्वत दी। रिश्वत ऐसे दी कि उनको पता था कि अगर हम इसे रिश्वत देते हैं तो ये हमारी बात मानेगा, बेशक ये राजा है लेकिन ये हमारी बात मानेगा और जो हम कहलवाएंगे ये वो कहेगा, ठीक है। ये कंपनी का नजरिया था, ये उनका अपना मानना था। तो ऐसा हुआ भी, मीर जाफर ने माना, लेकिन मीर जाफर भी ज्यादा दिन तक उनकी बात नहीं माना। मीर जाफर ने फिर बाद में विरोध किया तो उसको भी गद्दी पर से हटा दिया। फिर उसको हटा के ना एक नया व्यक्ति लिया, मीर कासिम। और मीर कासिम को बनाया ना, तो मीर कासिम को बना तो दिया लेकिन उसके लिए एक कंडीशन रख दी, टर्म एंड कंडीशन रख दी कि आपको हर महीने 10 लाख रुपए हमें देने होंगे। कितने, 10 लाख रुपए हमें देने होंगे, कि जिससे कि आप अपनी ये जो राजकाज का काम है वो करो और हम अपना ये बाकी का व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य हम संभाल लेंगे। लेकिन मीर कासिम ने भी बाद में इसका विरोध किया और 1764 में, आखिरकार 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध लड़ा गया मीर कासिम और कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनके बीच में, और इसमें भी मीर कासिम हार गया। तो ये सब चीजें हुई, ये सब चीजें जैसे चलती रही। फिर आखिरकार ना क्या हुआ, जब सारे नवाब हट गए तो कंपनी के ऑफिशियल ना खुद अब नवाब बनने लग गए। नवाब का मतलब खुद राजा बन गए। उन्होंने ना नवाब की उपाधि ली। देखो नवाब जो वर्ड है ना, ये ऐसा नहीं है कि हम बोलते हैं किसी को बोल दिया नवाब है तू, तो लेकिन वो वाला नवाब नहीं। नवाब एक उपाधि होती है जो पहले के टाइम में राजा महाराजाओं को मिलती थी, नवाब, ठीक है। और ये इस्लामिक कंट्रीज से इसकी ये जो उपाधि का नाम आया, ये इस्लामिक कंट्रीज से आया। तो इसका कोई मजाकिया अंदाज में लेना कोई ठीक बात नहीं है। तो ये तो अपनी जगह पर है जो भी था। अब देखो चैप्टर के अकॉर्डिंग अब हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। वो ये कि अब जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो खुद ही नवाब की उपाधि धारण करने लग गए। नवाब्स, जिसे शॉर्ट अगर वो कहे तो नवाब्स कहेंगे, ठीक है। तो वो बनने लग गए और फिर उन्होंने यहाँ के प्रशासनिक कार्यों को अपने अंडर कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी रूल एक्सपेंड्स। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है कंपनी रूल एक्सपेंड्स। कंपनी रूल एक्सपेंड मतलब कंपनी का जो राज, मतलब ये जो सबसे पहले जो इसमें आता है वो है टीपू सुल्तान का नाम। किसका, टीपू सुल्तान का, जो उस टाइम में मैसूर का शासक था। मैसूर का, उसके पापा का नाम हैदर अली था, वो पहले थे उनसे। मैसूर के शासक बाद में टीपू सुल्तान बने। और 1799 में, कब, 1799 में इनसे विरोध हुआ, इनके साथ झगड़ा हुआ, मतलब लड़ाई हुई और उसमें टीपू सुल्तान को हरा दिया गया। देखो टीपू सुल्तान को इन्होंने पहली बार में नहीं हरा पाए थे। देखो टीपू सुल्तान के साथ इनकी कई बार लड़ाइयां हुई, लेकिन जब तीसरी लड़ाई जब हुई तो उसमें इनको हरा दिया गया 1799 में, ठीक है। अब उसी की तरह दूसरा एक और एंगल देखो, वो था वॉर विद मराठाज। मराठा, जो हम मराठा कहते हैं, महाराष्ट्र के लोग मराठा, तो उनके साथ भी इनके युद्ध। उस टाइम वो पेशवा बाजीराव थे वहां के शासक जो थे मराठा साइड के, तो वो उसको एंग्लो मराठा वॉर भी कहते हैं। इंग्लिश में अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि एंग्लो मराठा वॉर का क्या मतलब है, तो मराठाज और अंग्रेजों के बीच की लड़ाई को एंग्लो मराठा वॉर कहा जाता है इन हिस्ट्री। अब देखो मराठास के साथ वॉर हुआ, मराठास को भी उन्होंने एक बार में नहीं हराया। उधर उनके भी ना छोटे छोटे जो प्रांतीय जो मतलब शासक थे वो एक यूनिट में थे, बंधे हुए थे महाराष्ट्र के, जैसे पुणे महाराष्ट्र, इधर
कई सारे जो हम आज के टाइम में भी देखते हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, ये सब जो है महाराष्ट्र के अंडर आते हैं। तो वैसे ही वहाँ के छोटे छोटे शासक थे, उन सबको इन्होंने ना पहले अपनी रणनीति, स्ट्रेटेजी के तहत इनको समझाया कि अगर ये हमारे व्यापारिक उद्देश्यों के साथ साथ राजनीतिक उद्देश्यों को भी पूरा करते हैं तो हम इनको मदद करेंगे या फिर ये हमारे पार्टनर है। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर वो उनसे लड़ाई करेंगे। लड़ाई का मतलब युद्ध होगी। तो युद्ध हुआ और फिर वॉर विद मराठास में भी मराठास को भी उन्होंने परास्त कर दिया, हरा दिया। उसके बाद जब ये सब होता रहा, ये सब चलता रहा, फिर एक आया क्लेम टू पैरामाउंट सी। क्लेम टू पैरामाउंट सी आपका एक टॉपिक भी है और उसका मतलब यह है कि अब उनको लगा जब हम सबको हराते जा रहे, दक्षिण भारत में जाके हमने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को हराया, इधर दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र में जाके मराठास को हराया, तो इनके अंदर ना थोड़े एक घमंड, एक अभिमान आ गया। वो अभिमान क्या था? पैरामाउंट सी का, कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ मतलब हम सबसे ऊपर हैं, हमसे आगे कोई है ही नहीं। तो इन्होंने ये क्लेम किया। अब कहीं पे भी जाते थे तो ये क्लेम लेके साथ में जाते थे कि देखो हमने उनको हरा दिया, अब वहां से हम इधर आए हैं, तो इनका एक नाम हो जाता था। ठीक है, उस टाइम भी प्रेस होती थी, प्रेस मतलब मीडिया वगैरह होती थी, लेकिन उतनी एक्टिव नहीं थी जितनी आज है, लेकिन थी उस टाइम भी एक्टिव थी उस टाइम के हिसाब से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ जब क्लेम टू पैरामाउंट सी हुआ तो इसके बाद ना उन्होंने एक रणनीति बनाई। ठीक है, रणनीति, एक और नई स्ट्रेटेजी बनाई। उस स्ट्रेटेजी का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था क्या? ये एक नियम कानून था जो अंग्रेजों ने बनाया था, अंग्रेजों ने। ठीक है, और इसको बनाने वाले शायद जहां तक मुझे याद है लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने इनको बनाया था। और इसके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर क्या कहा गया था? ये कहा गया था कि अगर किसी प्रांत के शासक की कोई संतान नहीं होती है, अपनी संतान नहीं होती है, पुत्र नहीं होता है, तो उसका जो राज्य है वो हम अपने अंडर रख लेंगे। ठीक है, और वो अगर उसकी अपनी संतान नहीं होती है और वो अपने किसी सेनापति को राज्य सौंपता है तो वो हम नहीं होने देंगे। हम अगर उसकी अपनी संतान होती है और वो उसी को देता है तो वो एक्सेप्टेबल, बट इफ ही गिव्स हिज किंगडम टू हिज सेनापति को दे देता है तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में यही रणनीति थी कि अगर किसी शासक के कोई पुत्र नहीं होता है तो वो जो राज्य है वो हमारे अंडर आ जाएगा। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नियम कानून था। अब एक था अब सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने अब एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन लगाया। उन्होंने जो लोकल नवाब रूलर्स थे उनसे कहा कि आपकी जो सेनाएं हैं वो उतनी इनमें वो नहीं है, एक्टिवनेस नहीं है, या फिर इनके पास टेक्नोलॉजिकल वो नहीं है चीज़ें जो हम इन्हें दे सकते हैं, कंपनी वाले जो हम दे सकते हैं। हम इन्हें कुछ नई तकनीकें सिखाएंगे जिससे युद्ध कौशल इनका और रण कौशल और अच्छा हो जाए। कभी भी किसी से युद्ध हो तो ये वहां पर अच्छा परफॉर्म करें, अपने स्टेट को कभी भी नीचे ना गिरने दें, ऐसा हम रण कौशल इन्हें सिखाएंगे। तो इसीलिए ना उन्होंने एक स्ट्रेटेजी, ये भी उनकी स्ट्रेटेजी थी कि अगर वो जो शासक है अगर वो पैसे देते हैं, पैसे का मतलब अगर कुछ पे करते हैं, कुछ अमाउंट हमें देते हैं, तो हम उनकी सेना को कुछ रण कौशल सिखाएंगे, कुछ तकनीकें सिखाएंगे, जैसे तलवारबाजी, पैदल घुड़सवारी, पैदल सैनिक भी होते हैं, घुड़सवार सैनिक भी होते हैं, रण कौशल के अंदर तलवारबाजी भी आती है। तो ये सब तकनीकें थी उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत जरूरी थी युद्ध में। अगर कभी युद्ध हो जाए तो ये सब चीजें आनी चाहिए थी। तो ये सब उनके लिए तो जरूरी था और इसीलिए उन्होंने कहा था कंपनीज आर्मी, कि हमारी आर्मी, आप पे करो, हम आपकी रक्षा करेंगे। कभी भी युद्ध होगा ना तो हम आपकी रक्षा करेंगे। और उस सेना में जो वो आर्मी बनाते थे ना, उसमें उन्होंने किसानों को भी भर्ती किया। किसान जो लोकल किसान होते थे, अगर उनकी सेहत फिजिकली कोई अच्छा किसान है तो उसको उसमें भर्ती मिल जाती थी। और इसी के अकॉर्डिंग ये जो रणनीति थी इनकी, जो ये तकनीक थी, ये चलती रही और ये स्ट्रेटेजी उनकी काम कर गई। और इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका फिनिश होता है। ठीक है, तो ये अब इसमें कुछ है नहीं खास। अब कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आपको वही चीजें जो मैंने अभी तक आपको बताया वो सारी चीजों का निचोड़ है, बचा खुचा जो चैप्टर का अंतिम पड़ाव होता है वो चीजें हैं। तो वो रीड आउट आपने जो अभी तक मैंने आपको पढ़ा उसके बेस पर आप निकाल भी सकते हो, ना कुछ समझ में आओ तो पूछ भी सकते हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर भाई कर दो फिर।
ठीक है, लाइक और शेयर तो बिल्कुल कर दो। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब तो कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबाना कि अगर हमारे यहाँ से कोई भी नई वीडियो अपलोड की जाती है या फिर अवेलेबल होती है तो आप पे नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट अस।